तो आज हम लोग क्लास 9 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। क्लास 9 और हम लोग का चैप्टर का जो नाम होगा वो होगा रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो देखो, रियल नंबर में जो सबसे पहले हम लोग इसमें जो मेनली हम लोगों को पढ़ना है और मेनली दो चीज़ों के बारे में पढ़ाई करनी है। रियल नंबर में जो मेनली पढ़ाई होगी वो दो ही चीज पे चर्चा होगी। पहला रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। पहला हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। तो हम लोग बारी बारी से स्टार्ट कर देंगे कि रेशनल नंबर क्या है, फिर हम लोग पढ़ लेंगे लास्ट में इरेशनल क्या है। तो रेशनल में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स हैं रेशनल नंबर में। जैसे रेशनल नंबर जब तुम पढ़ोगे तो रेशनल नंबर में आपका रेशनल नंबर क्या होता है, अगर इसमें टॉपिक बनाया जाए तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा। डेफिनेशन हो जाएगा आपका फर्स्ट में। इसका दूसरा टॉपिक हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन, कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। रिप्रेजेंटेशन के बाद इसका थर्ड जो टॉपिक आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन लिख देते हैं, ऑन रियल लाइन। फिर इसके बाद इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फिर इसमें रेशनलाइजेशन भी पढ़ेंगे, ये दोनों पढ़ने के बाद, है ना। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आने वाला है पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं लोग रेशनल नंबर से। ठीक है, तो बेसिक बात यही है कि रियल नंबर चैप्टर का नाम है, चैप्टर फर्स्ट है और इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये दोनों के बारे में जानकारियां हमें लेनी है क्लास 9 में। देखो, रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं छोटे छोटे बेकार बात कर लूं। रेशनल नंबर बेकार बात कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमें बचपन से पता होता है, चौथी पांचवी क्लास से, जैसे नेचुरल नंबर कोई कहते हैं तो नेचुरल नंबर क्या जानते हो, साइड में लिखता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है कि सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, है ना। सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट सेट को रिप्रेजेंट करता है। सेट ऑफ, सेट दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ। तो आप ये भी कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज नोन एज द नेचुरल नंबर। लेकिन इसके डेफिनेशन में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स है और डेफिनेशन में कोई इतना महत्व नहीं रखता है। होल नंबर जिसे हम लोग W से डिनोट करते हैं, होल नंबर में भी क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ये जो होल नंबर है 0 से स्टार्ट होता है, ये सबको पता रहता है ना। और उसके बाद आ जाएगा इंटीजर, जिसे हम लोग Z से डिनोट करते हैं, लेकिन आगे चल के इसे I से भी डिनोट करोगे। और I से डिनोट करने वाले हो, इसे कह रहे हो इंटीजर। जो इंटीजर होता है ये होता है कि ऑल द नंबर्स, या फिर इसे आप कह लो कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसे जाता रहेगा, है ना। लेकिन इसमें फ्रैक्शन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? फ्रैक्शन नहीं आएगा। वो होता है ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, काउंटिंग नंबर बेसिकली, है ना। काउंटिंग नंबर वो इंटीजर कहलाते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। उसे हम लोग Z से डिनोट करते हैं या I से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें हैं जो आता ही है एक बच्चे को, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? वैसा कोई भी नंबर, रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करने वाले हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड
in the form of P upon में Q, where P and Q are integers. P and Q are integers and Q is not equal to 0 and Q is not equal to 0, मतलब नीचे वाला 0 नहीं हो तो ये क्या कहलाएगा? तो ये वाली बात हो जाएगी रेशनल नंबर। ये वाली बात क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। Any number in the form that can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called a rational number। जैसे ध्यान से कई लोगों को लगता है कि P by Q के रूप में होगा, उसी को कहेंगे नहीं जिसे किया जा सकता हो सकता है पहले P by Q के रूप में नहीं दिख रहा हो और बाद में उसे P by Q के रूप में लिखा जा सकता हो, ठीक है ना? तो वो सब मिला कर लिया जाएगा, तो मिला करके हो जाएगा। कोई डाउट? तो देखो एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा, है ना, -5/11 हो जाएगा। अब ले लो -201/101 ले लो, etc। ये सब क्या है? ये सब के सब रेशनल नंबर्स हैं। और भी एग्जाम्पल्स हो जाएगा रेशनल नंबर के, ऑल इंटीजर्स, रेशनल नंबर है। अब ऑल इंटीजर आ गया तो इंटीजर के अंदर क्या क्या आता है? इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर भी आता है, इंटीजर के अंदर होल नंबर भी आता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, सही कि गलत? तो आंसर होगा सही, यस, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। प्रूफ के बारे में अगर बात करें तो देखो लॉजिक, देखो किस लॉजिक के आधार पर ये कहा जा रहा है। तो देख लो आप ध्यान से, इंटीजर के बारे में अगर आप बात करोगे तो इंटीजर क्या होता है? मान लो -5, ये -5 है, तो आप खुद से बताओ और सोचो दिमाग से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? इक्वल टू का साइन देकर लिख देता हूँ। इसके नीचे क्या -5 को हम लोग -5/1 लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि जब किसी चीज के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। तो -5/1, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये वाला पार्ट हो गया P और ये वाला पार्ट क्या हो गया? Q हो गया। इसका मतलब ये कैसा फॉर्म निकला? ये फॉर्म निकला P/Q, और ये किस चीज का फॉर्म होता है? ये होता है रेशनल नंबर का फॉर्म। इसका मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ऑल इंटीजर्स, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। बट क्या एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर? तो ये हो जाएगा नो, गलत हो जाएगा। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। वो प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये देखो ध्यान से, ये एक रेशनल नंबर तो है लेकिन ये एक इंटीजर नहीं है। आ रहा है ना बात समझ में? लेकिन ये क्या है? ये जो है इंटीजर भी है, रेशनल नंबर भी है, दोनों है। तो इस तरीके से समझना है, छोटी छोटी बातें हैं। और अब हम लोग सीखने वाले हैं और अदर चीजों के बारे में, और छोटे छोटे टॉपिक देख लो। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ये क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म ये क्या होता है? इसके बारे में समझ लो। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, तो आप किसी भी रेशनल नंबर को बहुत मतलब पहले से चल रहा है क्या, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो डेफिनेशन कहता है कि रेशनल नंबर का वह फॉर्म जिसको फर्दर सिंपल नहीं किया जा सके, मतलब फर्दर उसे इस दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। P एंड Q का कोई कॉमन फैक्टर ना हो। आप अगर समझोगे तो P एंड Q do not have
हैव एनी कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर का मतलब समझते हो, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म की अगर बारे में बात करूं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये है, समझो कि पी एंड क्यू के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो ये सब मतलब किताबी लैंग्वेज है, इतना नहीं समझना। आप तो बस ये समझो शॉर्टकट में ये समझ लो आप कि उसे और कट नहीं किया जा सकता हो। जैसे मैं बोलूँ 6/4, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो आप बोलोगे कि नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है। कौन सा है भाई कॉमन फैक्टर? तो 2 है। 2 से ये भी कट जाएगा 3 टाइम्स में, और ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स में। यानी कि 2 एक ऐसा नंबर था जो इसको भी काट दिया और इसको भी कट कर दिया, ये दोनों को कट कर दिया, इसका मतलब यही कॉमन फैक्टर है। अब बात समझ में आ गई ना कि पी एंड क्यू के पास कॉमन फैक्टर नहीं, उसका क्या मतलब है। अब इसे देखो, तो इसका मतलब तुम क्या कह सकते हो, इंप्लाइज दैट तुम कह सकते हो कि जो 6/4 है वो 3/2 के इक्विवेलेंट है, या फिर 3/2 के इक्वल है। तो आगे बात समझ में, इसका मतलब वो हो ये सिंपलेस्ट है क्या? नहीं। इसे और कट कर सकते हैं क्या? नहीं, इसे और कट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कैसा फॉर्म निकला? सिंपलेस्ट फॉर्म। आगे बात समझ में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब उसे और भी कट नहीं किया जा सकता हो, और जब तक उसे कट किया जा सकता है समझो कि उसके बीच में कॉमन फैक्टर है और वो सिंपलेस्ट नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में एक और चीज जो ध्यान में देनी चाहिए, वो ध्यान में देनी चाहिए निगेटिव डेसिमल नंबर में। जैसे मान लो मैं कह दूं कि 9/में -12 क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है? आंसर होगा नहीं, क्योंकि कटेगा। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो ये कितना आया? 3/4 क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो दिखने में क्या लग रहा है कि हाँ अब नहीं कटेगा, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो ध्यान से सुनो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होता है जब ये माइनस साइन ऊपर वाले में रहे। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आप -1 ऊपर और -1 नीचे से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब कर दोगे तो दोनों के बाद ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस -3 और +4। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। इस बात को लॉजिकली समझो, ना ही भी लिख सकते हो, डायरेक्ट इतना के बाद इतना कर सकते हो। मतलब जो 3/-4 है ना, उसको डायरेक्ट लिख सकते हो -3/4, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म माना जाएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं माना जाएगा। ध्यान से ये सिंपलेस्ट फॉर्म माना जाएगा और ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं माना जाएगा। इसलिए कई बार आप आंसर देखने जाते हो किताबों में और आंसर ये रहता है, ये नहीं रहता है, नीचे माइनस नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दिया रहता है। आगे बात समझ में? ओके। और देखो छोटी छोटी चर्चा रेशनल नंबर पे, जब रेशनल नंबर पे चर्चा कर ही रहे हैं तो डिटेल में कर लेते हैं। कई बार लिखा रहता है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, बहुत ही पॉपुलर सवाल है ना। 7 क्लास में पढ़ो, 8 क्लास में पढ़ो एंड 9 क्लास में पढ़ो, ईच एंड एवरी क्लासेस आपको ये सवाल देखने के लिए मिल ही जाएगा। इज 0 रेशनल नंबर? तो आंसर होता है यस, ये रेशनल नंबर है भाई, क्यों नहीं है? ये रेशनल नंबर है, क्योंकि लॉजिक तो 2-3 लॉजिक है। पहली बात, ये एक इंटीजर है, और ये अगर इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर है। और भी लॉजिक देखो, 0 को तुम क्या लिख सकते हो? 0/1, यानी कि ये वाली बात हो गई P और ये वाली बात हो गई Q, है ना। तो उसने बोला था कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेशन में ये थोड़ी बोला था कि P 0 नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन तो कहता है कि Q 0 नहीं होना चाहिए ना, तो ये तो है, तो 0 ये रेशनल नंबर। और भी छोटी छोटी बातें आप समझ लो। ऐसे भी देख लो, होल नंबर है 0, तो होल नंबर एक रेशनल नंबर होता है। बहुत सारे लॉजिक्स हैं, तो ये सब की कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसा सवाल छोटा सा देख लेते हैं। राइट एनी 4
इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 3/4. राइट 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 2 3/4. ये 3/4 एक रेशनल नंबर है और इसके 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पूछ रहा है. तो थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है. तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर उसे कहते हैं, आप ऐसे ही समझ लो कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म बराबर हो. सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो? बराबर. जैसे मान के चलो कि मैंने बोल दिया 6/4. मैंने ये बोल दिया कि 6/4. फिर मैंने बोल दिया 12/8. फिर क्या मैंने बोल दिया भाई 18/12. क्या ये सब इक्विवेलेंट हैं? तो बोलोगे कि यस इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसे कट करके देखो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये 4 से इसे कट कर दो 3, ये भी हो जाएगा 2, इसे कट कर दो 6 से 3, ये हो जाएगा 2. तो सब तो 3/2 आया ना, यानी कि सबका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म जिसका सेम होता है वो कैसा नंबर कहलाता है? वो इक्विवेलेंट नंबर कहलाता है. और इक्विवेलेंट नंबर निकालना कैसे है? तो आपको ऐसे निकाल लेना है इक्विवेलेंट नंबर. जैसे 3/4 है ना, तो इसे आप ऐसे कर लो, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि किसी भी नंबर को सेम चीज से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जा सकता है. तो ऊपर भी लगा दो 2 और नीचे भी लगा दो 2. तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 4 2 जा 8. तो 6/8 3/4 के इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट क्यों है समझ में आ गया ना, क्योंकि इसको भी कट करेंगे तो 3/4 ही आएगा. अगेन लिख सकते हो 3/4 को इस बार कितना से करना चाहते हो? 3 से कर दो. तो क्या आ जाएगा 9/12. ये भी हो जाएगा क्योंकि इसी को तो किए हैं, कट करेंगे तो इतना आ जाएगा. सिमिलरली 3/4 को एक और बार कर दो, इस बार 4 से कर देते हैं, क्या आ जाएगा 12/16. और एक और करना होगा, 4 बोला है ना, तो इसको 5 से कर दो. ये इस बार कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15/20. तो 1 2 3 4 को आ गए. और ये चारों किस चीज से बने हैं? चारों को कट करोगे तो यही आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म. मतलब 4 ऐसे लिखना था जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4 हो. तो 3/4 इन सब का सिंपलेस्ट फॉर्म है. तो ये सब इसके इक्विवेलेंट कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट. तो बहुत ही आसान है. अब हम लोग सीखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन. ठीक है ना? हाँ, तो हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन ए रियल लाइन. तो रियल लाइन पे हम लोग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं. यहाँ पे मैंने 5 एग्जाम्पल दिया है, पांचों के पांचों आपका बुक का ही है, RS अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 1A. देखोगे तो मिल जाएगा. पांचों को मैं सिखाने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये 5 बेस्ट एग्जाम्पल हैं. एक एग्जाम्पल ऐसा लिया गया है जिसमें डिनोमिनेटर छोटा है, बड़ा है सॉरी. एक एग्जाम्पल ऐसा लिया गया है जिसमें डिनोमिनेटर छोटा है. एक एग्जाम्पल डिनोमिनेटर छोटा है लेकिन माइनस में है. और 2 एग्जाम्पल पॉइंट से. तो इतने ही होते हैं रेशनल नंबर, है ना. तो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं. पहला देखो, रियल लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है तो रूल कहता है कि सबसे पहले आप एक रियल लाइन ऐसे ले लो. ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ. कैसा लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो. हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ ऐसे एक तरफ x लिख दो, एक तरफ y लिख दो, या फिर सबसे बेहतरीन तरीका है एक तरफ x डैश लिख दो, एक तरफ x लिख दो. तो हम लोग x y लिख लेते हैं. x डैश उतना मतलब स्टैंडर्ड नाम की तरफ नहीं चलते हैं, वरना तो x डैश नहीं, इसे x प्राइम कहा जाता है. और भी बहुत सारी बातें हैं. एक तरफ x ले लो और एक तरफ y ले लो. बीच में कहीं पे भी आपका जहां पे मन हो 0 बैठा लो. 0 के बाद ये बताओ, ये प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है ना. तो प्लस में है तो इधर बनेगा कि इधर बनेगा? सोच के समझना है, खुद से बोलना है और समझना है. तो पॉजिटिव तो होता है राइट हैंड की तरफ. आ रहा है कुछ समझ में? तो पॉजिटिव नंबर तो इधर होगा ना,
क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इधर बनेगा, निगेटिव होता तो इधर बनता, जैसे ये वाला तो इधर बनेगा तो पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे लिख दो 1 2, जो लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चीजों को नीचे वाले को ध्यान में देना है। नीचे वाले को जैसे 7 है तो प्रत्येक पार्ट को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। नीचे 7 है ना तो 7 इक्वल पार्ट, नीचे 3 होता तो 3 इक्वल पार्ट, जैसे इसमें नीचे 3 है तो 3 इक्वल पार्ट। क्लियरिटी समझ में आ रहा है? तो 7 है तो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। 1 2 3 4 5 6 7 कट गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये इक्वल पार्ट 7 हमने बांट लिया। इसमें भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बांटना है कि जो 7वां लाइन होगा इस पे आ जाएगा, 7 इस पे आ जाएगा, 7 इस पे आ जाएगा। तो इसे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। अब ये ऊपर वाला को गिनिए कितने पार्ट में हो गया है ना। मैं ये बोल देता हूँ यहाँ से कि इसे मान लो अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो आप ऐसा समझो कि AB इज डिवाइडेड इन 7 इक्वल पार्ट्स, ऐसे समझने के लिए, ठीक है। ऐसे तो ऊपर में क्या है 5 है तो 5 गिन लो यहाँ से, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आ रहा है ना। तो ये 5 ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली पॉइंट, तो ये वाली पॉइंट हमारी क्या हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगी 5/7। आंसर खत्म, है ना, आसान। नेक्स्ट वाला देखो 8/3। सेकंड वाला क्या किया, एक ऐसा लाइन ले लिया है ना। लाइन लेने के बाद क्या किया, एक तरफ x लिखा और दूसरे तरफ y लिखा। क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे ले लिया 0, अब पॉजिटिव है तो इधर बनेगा, है ना, तो इधर बनेगा। तो यहाँ पे क्या किया 1 ले लिया, यहाँ पे ले लिया 1, है ना। तो एक आसान से ट्रिक बताता हूँ, 0 है 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये बराबर बराबर दूरी पे लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके नीचे कितना है, इसके नीचे 3 है ना, तो 3 इक्वल पार्ट में बांटो। 1 2 3 1 2 3 3 इक्वल पार्ट हो गया। और भी आगे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे और बढ़ा लो, और बढ़ाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ऐसे इसे बड़ा कर लो 1 2 3 x एंड y आ गया ना। अब इसे सिंपली काम करके देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओहो, ऊपर वाले को काउंट कर रहे हैं, नीचे वाले को बांट रहे हैं। तो 8 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया ना, यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा 8/3। सिंपली आंसर। दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड मेथड यहीं पे देख लो, छोटा सा पार्ट सेकेंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड में क्या करोगे, 8/3 है, इस 8/3 को ऐसे लिख दोगे, डिवाइड करने के बाद 2 होल 2/3 ऐसे लिखोगे, 2 होल 2/3। तो तुम यहाँ से समझ जाओगे कि अच्छा 2 है, तो ये वाली पार्ट फिर तुम इसके बाद देखोगे कि ये क्या आया 2/3। तो ओहो, ये 2 होल 2/3 है, ये 2 है, इसका मतलब हमारा जो नंबर आएगा वो 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के किस में आएगा, बीच में। और सिर्फ इसी को तुम क्या करोगे, 2 और 3 को ही 3 इक्वल पार्ट में बांट दोगे। बांटना तो 3 में ही है क्योंकि नीचे 3 है, तो 3 इक्वल पार्ट में बांटोगे, फिर उसी में 2 काउंट करोगे, ये वाला 2, यही दोनों के बीच में 2 एंड 3 के बीच में 2 काउंट करोगे, 1 2 1 2 ऐसे काउंट करोगे। आना तो यही है, तो डायरेक्ट क्यों ना कर दें, क्योंकि हमें तो पता ही है क्या होने वाला है। आया ना बात समझ में। चलो लास्ट वाला देखते हैं, थर्ड वाला दिमाग लगा के बताना।
फॉर्मूला क्या होगा भाई, ऐसे मैंने एक नंबर लाइन ले लिया, रियल लाइन, इधर लिखा x, इधर लिखा y, क्योंकि हमें पता है कि ये माइनस में दिया हुआ है नेगेटिव, तो इधर बनेगा, इधर तो दिमाग लगाते हुए यहाँ पे 0 लिया, ताकि इधर ज़्यादा स्पेस रहे, और ज़्यादा स्पेस रहे तो इससे बांट दिया 1, इधर कर दिया 2, तो ये हो गया -1, -2, ये क्या हो गया -3, है ना। तो -3 के बाद यहाँ पे -4 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे कितना है, नीचे है 6, तो क्या 6 इक्वल पार्ट में बांट दूं, तो कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी तुम्हें पता है ये अच्छे से कहाँ आने वाला है, ऊपर कितना है 23 ना, तो 23 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे सोचो ना, 6 और 6 कितना 12 और 6 18 19 20 21 22 23, ये वाली लाइन और मैं कैसे काउंट किए, -23/6, काउंटिंग समझ में आ गई ना। अच्छा ऐसे करते तो भी पता चलता, अगर ऐसे करोगे सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग तो -23/6 है, तो ये हो जाता -3 होल 5/6, तो भी तुम्हें पता चल जाता है कि -3 है, यानी कि -3 से -4 के बीच में होगा, -3 से -4 के बीच में होगा, और कितने नंबर पे होगा, 5वें नंबर पे। काउंट करो यहाँ से 1 2 3 4 5, कैसे भी करो वही आने वाला है। चलो 4 वाला एक देख लेते हैं, छोटा सा है, तो 4 वाला क्या करना है, 4 के बाद 5 खुद से हो जाएगा, प्लस में है हमें पता है उधर बनेगा, यहाँ पे x लिए, यहाँ पे क्या किए y ले लिए, y लेने के बाद हमें पता है कितना है ये नंबर, ये है 1/3, तो 1.3 है ये, 1.3 को क्या लिख सकते हो 13/10, गड़बड़ नहीं करना है, 1.3 को क्या लिख सकते हो, तो देखो यहाँ पे क्या है 1.3 है, तो 1.3 को क्या लिख सकते हो 13/10, 1.3 को क्या लिख सकते हो 13/10। अब नीचे कितना है 10 है, तो पॉजिटिव तरफ उधर जाएंगे ना, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैंने 0 मान लिया, यहाँ पे माना 1, और यहाँ पे क्या माना, यहाँ पे माना 2। अब नीचे 10 है तो कितने इक्वल पार्ट में बांटोगे, 10 इक्वल पार्ट में, तो करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खुद उसी पे आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसी पे आ गया। अब ऊपर कितना काउंट करना है 13, तो मुझे पता ही है यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 10 होगा, 10 के बाद काउंट करो 11 12 13, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया 1.3, 1.3 क्यों आया, क्योंकि 13/10 आ गया ये, तो इस तरह से क्लियर हो गया। ये वाला भी वैसे ही बनेगा, बस इधर बन जाएगा, ओके। तो रेशनल नंबर और रियल लाइन क्लियर हो गया। हाँ, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। दो दिए हुए रेशनल नंबर के बीच में, दो दिए हुए रेशनल नंबर के बीच में, यानी कि परिमेय संख्या के बीच में हमें अनगिनत रेशनल नंबर निकालने हैं। अब जितना कहे 5 कहते तो 5, 4 कहते तो 4। फॉर एग्जांपल मान लो मैं कह दूं कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3/5। तो इसके मेथड को समझना है, लॉजिक को समझना है। एक ही सवाल करोगे सारे सवाल हो जाएंगे एक ही सवाल में। लॉजिक समझो क्या करना है। सबसे पहले स्टेप वाइज समझाता हूं मैं। स्टेप 1 में क्या करना है, ध्यान से। स्टेप 1 में क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर जैसे इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 5 है, उसको सेम कर लेना है। तो सेम कैसे होगा, एलसीएम लेने के बाद। तो सॉल्यूशन में ऐसे लिखना है, एलसीएम ऑफ 2 and 5
2 एंड 5 का एलसीएम क्या होता है? तो 2 एंड 5 का एलसीएम होता है 10, यानी कि इसको भी 10 कर दो और इसको भी 10 कर दो तो इक्वल हो जाएगा। इन दोनों के एलसीएम के बराबर कर देना है नीचे वाले को। तो 10, ये कैसे 10 होगा? इसको 5 से करना पड़ेगा, तो इसलिए 1/2 को ये नीचे वाला 2 10 कैसे होगा? 10 करना है तो ऊपर भी 5 और नीचे भी 5, तो ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 10। ओके, ये वाला 10 कैसे होगा? 3/5 है तो ऊपर भी हो जाएगा 2 और नीचे भी हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 6/10। स्टेप समझो। फर्स्ट स्टेप, नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेना है और एलसीएम निकालने के बाद इन दोनों को उसके एलसीएम के बराबर कर देना है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। देखो सेम हो गया, इसका भी 10 हो गया, इसका भी 10 हो गया। अब देखो 5 और 6 है, ऊपर वाला देखो यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे 6, तो क्या 5 और 6 के बीच में 3 वो नंबर आ जाएगा? पॉसिबल है? नहीं है ना। तो 3 से एक ज्यादा, स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में क्या करना है? 3 से जो नंबर निकालना होता है, जितना निकालना है उससे एक ज्यादा नंबर लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। तो अगेन ऐसे कर दो, ये जो आ गया 5/10, इसको 5/10 को ऊपर भी 4 कर दो, नीचे भी 4। एक ज्यादा से करना है, क्योंकि 3 निकालना है तो 4 से करेंगे, 5 निकालना होता तो 6 से करते। तो ये कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20 और नीचे आ जाएगा 40। ठीक है, इसको भी करो। 6/10 है तो 6 हो जाएगा /10, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, यहाँ पे हो गया 24/40। देखो फायदा क्या होता है, अब तुमको समझ में आ रहा हो क्यों ऐसा करते हैं। देखो 20 और 24 के बीच में 3 नंबर होता है, 21 22 23, और डिनोमिनेटर जब सेम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएंगे? रिक्वायर्ड नंबर्स आर, जो रिक्वायर्ड नंबर होंगे वो होंगे 21/40, 22/40 और 23, यानी कि 23/40। दिस इज योर आंसर। तो लॉजिक सुनो, लॉजिक क्या है? स्टेप फर्स्ट क्या कहता है? स्टेप फर्स्ट कहता है कि डिनोमिनेटर सेम करो। सेम कैसे करोगे? तो एलसीएम लेके दोनों को बराबर करो, ऐसे करके सोचो खुद से। उसके बाद देखो बीच में आ रहा है क्या? 3 नंबर। अगर आ रहा है तो यहीं पे लिख दो ऐसे, रिक्वायर्ड नंबर यानी कि जरूरी संख्या। और अगर नहीं आ पा रहा है तो इसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करो। ध्यान से, स्टेप 2 की जरूरत कब पड़ती है? तब पड़ती है जब 3 नंबर उसके बीच में नहीं हो। जैसे ये 5 है, ये 6 है, इसके बीच में नंबर 3 को नहीं मिलेगा आपको, इंटीजर 3 को नहीं मिलेगा। रेशनल नंबर तो असंख्य है, इनफाइनाइट है, लेकिन कोई इंटीजर नहीं मिलेगा। तो क्या करोगे? ऐसे ही करोगे ना। आगे बात समझ में? ओके। हाँ, तो इस बार क्या लिखा हुआ है? फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। चलो इसको भी कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। और एक काम करना, वीडियो इसको दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी बनाने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज बनाते जाएंगे। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो ये देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। ओहो, यहाँ तो हम लोग स्टेप फर्स्ट से बच गए, क्योंकि इसके नीचे पहले से ही इक्वल है। और स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि डिनोमिनेटर सेम कर दें। तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है इसमें, तो पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप इजीली स्टार्ट हो जाओ। कितना नंबर निकालना है? 6। और यहाँ पे 2 और 3 के बीच में कोई 6 को इंटीजर आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब हमें 6 निकालना है, तो इसको और इसको दोनों को कितना से मल्टीप्लाई करूं? 7 से। स्टेप सेकंड, फर्स्ट क्यों नहीं अप्लाई किए? एलसीएम क्यों नहीं निकाले? समझ में आया? एलसीएम इसलिए नहीं निकाले क्योंकि ये तो पहले से इक्वल है। एलसीएम कब निकालते हैं? जब इक्वल नहीं हो। तो डायरेक्ट स्टेप सेकंड इस्तेमाल कर दो। तो 2/3 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना से? ऊपर भी 7 और नीचे भी 7। 7 क्यों?
एक ज़्यादा 6 को निकालना है ना तो 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 14/7। वो वाला कितना आ जाएगा 3/1 है उसको लिख दोगे 3/1 ऊपर भी 7 नीचे भी 7 ये कितना आ जाएगा 21/7। अब ढूंढो क्या 14 और 21 के बीच में 6 को आता है। हाँ तो आंसर आ गया। रिक्वायर्ड नंबर्स आर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएंगे 14 से एक ज़्यादा क्या होता है 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 एंड 20/7। देखो तो 6 हो गया 1 2 3 4 5 6। तब आपको फील हो रहा होगा कि एक ज़्यादा से क्यों करते हैं क्योंकि 6 को निकालेंगे तो 7 से करेंगे तभी बीच में 6 आएगा और 6 से कर दोगे तो 5 को आएगा तो दिक्कत हो जाएगा है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा इससे क्या होगा कि फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गया। थैंक यू।